चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको एफसीसी अरेंजमेंट, सीसीपी और एफसीसी लैटिस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एटम कहाँ प्लेस होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं और फेस पर होते हैं। कॉर्नर पर और फेस पर। ठीक है, अब मैं यहां आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जैसे यहां जो शेडेड पोर्शन है उसके अंदर आपको एटम का अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है, ऐसा या ऐसा? इसमें कैसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा? इसमें कैसा दिख रहा है, ऐसा? और इसमें क्या ऐसा दिख सकता है आपको यहां पर? ठीक है, तो इसको ऐसे सोचना है। यहां जरा फिर से एक बार सोच लेते हैं। एफसीसी में हमने क्या कहा? कॉर्नर पर है और फेस पर है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा है? ये बीच वाली बॉल को वन कर देते हैं। हम सबको पता है वन वाली इनसे टच कर रही है, इनसे टच कर रही है। ठीक है, ये बीच वाली वन वाली बॉल है। ये आपकी इससे टच कर रही है, इससे टच कर रही है, बट ये आपस में टच नहीं करते। ये इससे टच कर रही है और इससे टच कर रही है। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमें पहले वाले में दिख रहा है। अच्छा, दूसरे वाले में आ जाते हैं। यहां एक बॉल है, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है। ठीक है, यहां पर किस टाइप का अरेंजमेंट है अगर हम देखें तो ये वन वाली बॉल जो है वो 2 और 3 से टच कर रही है, बट 2 और 3 के बीच में लेंथ कितनी है? ए है। ये दोनों आपस में टच नहीं कर रही। तो जो वन वाली है वो 2 से टच कर रही है और 3 से टच कर रही है, बट 2 और 3 आपस में टच नहीं कर रहे। और यहां वाली बॉल 2 और 3 दोनों से टच कर रही है। ये अरेंजमेंट यहां पर है इस केस में। ठीक है, यहां पर बॉलें कैसे हैं? एक इधर है, 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 एक इधर है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा? ये वाली बॉल 1 2 3 ये सब आपस में टच कर रही होंगी, मतलब 1 2 से 2 3 से 1 2 3। ठीक है, एक ये दोनों में तो कोई कांटेक्ट नहीं, ए डिस्टेंस पर है। ये 1 2 3, ये अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है। इधर आ जाते हैं, यहां बॉलें प्लेस करते हैं। ये मान लेते हैं 1 है, ये हमारी 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये हमारी 4 है, ये हमारी कुछ 5 है और ये हमारी 6 है। ये नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम इसको प्लेस करें तो 1 2 से टच कर रहा है, 2 3 से टच कर रहा है, तो एक तो ये आ गई 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, 4 वाला किससे टच कर रहा है? 4 वाला 1 से भी टच कर रहा है और 2 से भी टच कर रहा है, 3 से टच नहीं कर रहा है। ये है 4 जो 1 से टच कर रहा है, 2 से टच कर रहा है। और 5 वाला 4 से टच कर रहा है, 2 से टच कर रहा है और 3 से भी टच कर रहा है। ये है 5 वाला। ये है 6 वाला जो आपका 4 और 5 से टच कर रहा है। तो ये अरेंजमेंट हमको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो बच्चों, अगर सिंगल ऑप्शन में आ गया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक ऑप्शन और यही वाला दिख रहा है, आप इसको टिक कर देना। लेकिन अगर आपको मोर देन वन ऑप्शन की कुछ महक आए कि यहां एक से ज्यादा सही है, तो आप ये करिएगा, क्योंकि ये तो हमने एक यूनिट सेल में आपको बताया कि ये शेडेड पोर्शन है। हो सकता है वो ये पूछना चाह रहे हो कि पूरे लैटिस में यही शेडेड पोर्शन किया जाए तो बताओ किस टाइप की ज्योमेट्री आएगी। तो जो एक में बनाया उसमें ये अगले में कॉमन होगा, बाकी चीजों को एक्सटेंड कर देना। जैसे ये कॉमन रहेगा, अगले फेस से यहां से कुछ कॉमन चल रहा होगा, अगली वाली में एक्सटेंड करना। एक बॉल ये, अगला ये, अगला ये। ठीक है, तो अपने आप आपको कुछ और चीजें दिखाई देंगी। जैसे देखो, ये वाला तो हमको तुरंत दिखाई दे रहा था शुरुआत में ही। अब जब आपने इसको एक्सटेंड किया तो देखो ये पैटर्न, देखो जरा सा, ये पैटर्न, ये पैटर्न क्या आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जो यहां पर बना है? यानी तब ये भी सही होगा और ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको एक्सटेंड करो जरा सा। यहां एक बॉल, यहां एक बॉल और एक बॉल ऐसी। अगर हम इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को जहां पर हमने कहा था
कि ये 4 बॉलें हैं, ये 4 बॉलें, तो ये तो हमको दिख रहा है कि बिल्कुल ये वाला सही है। लेकिन अगर आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देखो जो अब हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला, तो आपको समझ में आएगा नहीं ये इस पैटर्न को भी फॉलो कर लेगा। समझ में आई मेरी बात? फिलहाल इसको एक्सटेंड करके कोई फायदा नहीं, ये ऐसा ही दिखेगा। इसको यदि एक्सटेंड किया जाए तो ये कॉमन, इसको आगे एक्सटेंड करें, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, तो आपको ये अरेंजमेंट जो यहां दिखाई दे रहा है वो अरेंजमेंट इसमें भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है। तो जितना हम लोग ने एफसीसी में पढ़ा उसके अंदर किस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं ये भी हम लोग ने देख लिया। अब कहानी को हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है। आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक जनरल बात यहां बताएं। जनरल बात यहां पर यह है, ये इन जनरल बात कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड में होता क्या है कि जो एनायन है वो आपका लैटिस बनाता है। लैटिस मतलब वो सीसीपी या एफसीसी बनाता है इन जनरल। ठीक है। और उसमें जो वॉइड आती हैं उन वॉइड में प्रेजेंट होता है आपका क्या, कैटायन। जो कैटायन होता है वो आपका प्रेजेंट होता है इसकी वॉइड में। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कैटायन किस टाइप की वॉइड में जाएगा उसका पता हमको चलता है खास टर्म से जिसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। जो होता है आर वो चीज जो वॉइड में गई हो और वो चीज जिसने लैटिस बनाया हो उसका रेशियो, या इन जनरल अभी हम इसको कह सकते हैं आर प्लस अपॉन आर माइनस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, इनका रेशियो कहलाता है रेडियस रेशियो। और ये रेडियस रेशियो ही बताता है कि आपका कैटायन किस तरह की वॉइड में जाएगा। ठीक। अब देखो जो हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं ना वो डिस्कशन हम ऐसे करेंगे कि हम कैटायन को बहुत नन्हा सा लेंगे और धीरे धीरे उसके साइज को बढ़ाते जाएंगे और ये पता करेंगे पहले कि ये आपका यदि कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, यदि कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका किस टाइप की वॉइड में जाएगा, सबसे पहले ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे पहला केस है हमारा कैटायन जो है बहुत छोटा बचकुंटा सा है और इतना छोटा है कि उसको घेरने के लिए वो आ रहा है, ये देखो निगेटिव चार्ज, 3 निगेटिव चार्ज हैं और कैटायन हमारा इतना छोटू सा है कि वो यहां पर इसकी वॉइड में परफेक्टली फिट हो गया है। इतना छोटा है कि परफेक्टली फिट हो गया है इसकी वॉइड में। परफेक्टली फिट होने का मतलब क्या है कि यदि इससे छोटा हुआ ना तो ये तीनों से टच नहीं करेगा, वो सिर्फ 2 से ही टच कर रहा होगा। अभी ये इतना छोटा है कि 3 से टच कर रहा है, ये पहला केस है। अभी हम इससे छोटे वाले केस के बारे में बात करेंगे। पहले हम इस केस के बारे में बात करते हैं कि वो इतना छोटा है कि 3 एनायन के बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रही है उसमें आकर एग्जैक्टली फिट हो गया, तीनों से टच कर रहा है। अब ये सिचुएशन जो आपको दिखाई दे रही है उसके लिए आपका कैटायन और एनायन का एक फिक्स रेशियो में आपको ये चीज दिखाई देगी। यहां आप एटम नेगेटिव चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लें, यहां फुटबॉल ले लें, क्रिकेट की बॉल ले लें, यहां आप अर्थ ले लें, मून ले लें, अगर रेडियस रेशियो एक खास वैल्यू का होगा तो आपको यह सिचुएशन दिखाई देगी। और इसमें
कब ऐसा होगा इसका पता यदि लगाना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, हमको r प्लस अपॉन आर माइनस का रेशियो निकालना है। चलिए हम बात कर रहे हैं r प्लस अपॉन आर माइनस के रेशियो की। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि सही से विजुलाइज हो जाए। ठीक है, अब रेडियस रेशियो देखो कैसे निकाल रहे हैं। ये वैसे ही निकाल रहे हैं जैसे हमने पिछले एपिसोड में पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था HCP के अंदर, कि सबसे पहले हम यहां से यहां तक जा रहे हैं बिल्कुल वॉइड के बीचों बीच। ये कितना है 30, यहां पर हमने लगा दिया cos 30। ठीक है, cos 30 बराबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा r माइनस अपॉन आर माइनस प्लस ऑफ आर प्लस। ये समझ में आया। यहां तक की दूरी में ये छोटू कैटायन जो था, ये छोटू कैटायन, इसकी भी तो रेडियस जुड़ेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो होगी आर प्लस प्लस आर माइनस। ठीक है, एक काम करते हैं, आर माइनस प्लस आर प्लस इधर हो जाएगा आर माइनस, ये हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए आर माइनस से, तो आर प्लस अपॉन आर माइनस इधर हो जाएगा +1 इक्वल टू 2/√3। आर प्लस अपॉन आर माइनस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.155। इसका मतलब यहां कुछ भी लिए जाएं, अगर अगर आपका r प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू एग्जैक्ट इतनी हुई तो आपका ये शेप दिखाई देगा, एग्जैक्टली फिट वाला। ठीक है, इस वक्त हम इस शेप को नाम दे रहे हैं पुराने पढ़े हुए के हिसाब से कि शेप है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। दूसरा केस है हमारा सेकंड केस, केस 2 है। अब हमने इस कैटायन को थोड़ा सा और बड़ा किया। अब जब हमने इस कैटायन को थोड़ा सा और बड़ा किया तो है क्या सिचुएशन हमारे सामने, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक एनायन है। ठीक है, अभी एनालॉजी बताएंगे और बिल्कुल पक्का पक्का हो जाएगा, चिंता मत करो। और ये जो कैटायन है ना, ये थोड़ा सा इसके बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब ये इन बॉलों से हल्का सा ऊपर निकल रहा है, हल्का सा बाहर आ गया। इसका मतलब इसको घेरने के लिए अब हम 3 कैटायन से पूरी तरह से सराउंड नहीं हो पा रहा है। ये घेरने के लिए हमको एक चौथे चीज की रिक्वायरमेंट है जिससे ये आपका घेर पाएगा। यानी ये जो सिचुएशन है, क्या आपको वैसी ही नहीं लग रही है कि ये पर्टिकुलर कैटायन जो गया है वो गया है कहां पर, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और ऐसी सिचुएशन में जाने के लिए क्या वैल्यू होगी r प्लस अपॉन आर माइनस की, इसके लिए हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि ये कहां पर होती थी। इस तरह की चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि एक बड़े से क्यूब को, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि एक बड़े से क्यूब को छोटे छोटे 8 क्यूब में बांटा जाए जिसकी एक लेंथ a/2 हो, तो इस छोटे क्यूब की बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल आती थी। ऐसे बताया था, ये रखो, एक बॉल इसके डायगोनल रखो, एक बॉल इसके डायगोनल रखो, एक बॉल इसके डायगोनल रखो, याद है। इसकी बॉडी के बीचों बीच यहां जो वॉइड है वो ऑक्यूपाई करी जा रही है इस कैटायन के द्वारा जो ये है। ठीक है, अब इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि यदि हम इसका बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें, इस क्यूब का बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें, मतलब यहां से ए से और इधर सी तक जाएं, बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें, इसका आधा जो है वो r प्लस अपॉन आर माइनस है। अच्छा, बॉडी डायगोनल कितना होगा, ए सी। अगर बड़ा क्यूब होता तो ये होती √3a, लेकिन अभी ये
a/2 है तो ये हो गई √3a/2। ये कितनी डिस्टेंस हो गई? ये हो गई AC की डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम बात करें r प्लस प्लस r माइनस की, तो उसके लिए कहां तक जाना है? ये r माइनस, ये इससे टच कर रहा है, तो r प्लस और r माइनस की वैल्यू इस बॉडी डायगोनल की भी आधी होगी, √3a/4। पहले ये चीज समझ में आई, r प्लस प्लस r माइनस, ये इस बॉडी डायगोनल का आधा हो गया। तो बॉडी डायगोनल कितना है? √3a/2 है, क्योंकि अब की क्यूब की लेंथ a/2 है। तो r प्लस प्लस r माइनस हो गया √3a/4। अब हम a की वैल्यू को निकाल लें यदि r माइनस के टर्म में, तो ये वैल्यू कितनी है जरा देखो। क्या ये और ये टच करते हैं? ये और ये टच करते हैं? हाँ सर, ये और ये टच करते हैं, तो फेस के एटम है ना बड़े क्यूब में, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये वाली। तो अगर ये है आपकी a/2, ये भी a/2, तो ये लेंथ कितनी होगी? वैसे क्या होती थी पहले लेंथ? √2a, तो अब की क्या हो जाएगी? √2a/2। यानी ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ हो जाएगी a/√2। नहीं आया समझ में? और ये जो लेंथ है, इनमें ये दोनों चीजें टच कर रही हैं, यानी ये बराबर है किसके? 2r माइनस के। यानी a बराबर आ गया 2√2r माइनस। पकड़ो पहले, ये आया समझ में कि नहीं आया? a बराबर आ गया 2√2r माइनस। अब यहां वैल्यू प्लेस कर दो, कहां पर? इस जगह पर। तो क्या, हाँ, गायब हो गया। एक बार पहले गायब हो चुका है, सेव करने की बजाय हमने वो कर दिया था, सर्वर पर डालने वाला साइन लगा दिया था, पता नहीं क्या हो गया, गायब हो गया वो पूरा। अच्छा, इधर हम इस वैल्यू को रख देते हैं r प्लस, हंसने की किसी ने वो साइन बनाया ना तो बताया फिर हमने अभी, r प्लस अपॉन r माइनस बराबर √3a/2, तुरंत नॉमिनेटेड 2√2 और इधर r माइनस, डिवाइड कर देते हैं r माइनस से, तो r प्लस अपॉन r माइनस प्लस 1 इधर हो गया, यहां सब कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी 0.225। निकालो इसको जल्दी से। अब देखो बच्चों, यहां मैं जो खास बात आपसे बोलना चाह रहा हूं वो ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आपका ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली, तो शेप कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सॉरी, ये आएगी तो क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। 0.225 आया तो क्या आ जाएगी शेप? ये आ जाएगी टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपका r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू 0.155 से छोटी हुई, 0.155 से छोटी हुई ना, तो कंडीशन में ये होगा कि ये जो बचकुंटा है ना, ये वाला कैटायन, अगर ये इससे छोटी हुई ना, तो इस कंडीशन में ये बेचारा 3 को टच नहीं कर रहा होगा, ये बेचारा सिर्फ 2 ही को टच कर रहा होगा, ऊपर वाली से टच नहीं कर रहा। देखो, अगर ये कंडीशन होगी, ठीक है, अगर ये कंडीशन हुई ऐसी कि r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू 0.155 के बराबर हुई या इससे बड़ी हुई और 0.225 से छोटी हुई, तो आपको क्या सिचुएशन दिखाई देगी बच्चों पता है? ये सिचुएशन तब आएगी जब आपका वैल्यू 0.225 के एग्जैक्ट बराबर हो जाए। इससे पहले वाले में वो 3 से घिर रहा होगा, इससे पहले वाले में वो तीनों से घेरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आएगी जब आपका वैल्यू एग्जैक्ट 0.225 हो, तब उसको घेरने के लिए आपको एक और बॉल की रिक्वायरमेंट होगी। आप तो ऐसे सोचो ना, ये फिक्स है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये सिचुएशन में तब आएगा जब इसकी वैल्यू और इसका रेशियो इतना आ गया। अगर इससे एक पॉइंट भी कम हुआ, मतलब 0.224 भी हुआ, तो आपका ये 3 से घिर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चौथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहां पर यदि आप रहोगे तो आपका शेप कैसा रहेगा? इधर आपका शेप रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला ही। समझ में आई मेरी बात? यानी यहां की सिचुएशन इस जगह तक कैसी है? ऐसी।
एक बॉल, एक बॉल, एक बॉल, और इसको ये घेरा जा रहा है। मे बी अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया हो, 0.155 पे एग्जैक्टली बराबर था, थोड़ा और में ये थोड़ा सा इनको सरका देगा, थोड़ा और में, लेकिन अभी भी घिर रहा होगा 3 से। 0.225 में ऐसा हो जाएगा कि अब ये 3 से घेरे नहीं घिर रहा है, एक और, या इसको आप ऐसे विजुलाइज करो कि ये बॉल ऐसे रखी है, ये बॉल ऐसे रखी, ये बॉल ऐसे रखी, पहले बिल्कुल अंदर घुसा था, धीरे धीरे अपना मुंह बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, एग्जैक्ट 0.225 पे इसका सर बाहर निकल आया, और अब इसको घेरने के लिए आपको अगली बॉल की रिक्वायरमेंट है, जिसको आप इसके ऊपर प्लेस कर रहे हो। आई बात समझ? अच्छा, ये केस हो गया दूसरा। अब हम बात करते हैं तीसरे केस के बारे में। तीसरा केस है हमारा ये, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड में हमारा क्या हो गया, हमारी बॉल जो है, जो कैटायन है, अब थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है, और वो घेरने के लिए, उसको घेरने के लिए अब हमें और ज्यादा बॉलों की रिक्वायरमेंट है। मतलब अब वो 4 के घेरे नहीं गिर रहा, यहां पर हमारा कैटायन और बड़ा हो चुका है, और उसको घेरने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है और ज्यादा बॉलों की। ये है वो कैटायन जो यहां प्रेजेंट है, अब ये और बड़ा हो गया। ठीक, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अचीव करने के लिए रेडियस रेशियो की क्या वैल्यू होगी, क्या हम इसको निकाल सकते हैं? तो चलिए जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ये एंगल हो गया कितना, 45, तो यहाँ फिर से लगा लें cos 45। ये हो गया कितना, r माइनस अपॉन r माइनस प्लस ऑफ r प्लस, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर से हमने कहा r माइनस प्लस ऑफ r प्लस इक्वल टू, यहां हो गया r माइनस, और ये आ गया √2। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, r प्लस अपॉन r माइनस, यहाँ 1.414, और 1 घट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.414, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.414। अब फिर से मेरी बात सुनो, जब ये आएगा, ये कंडीशन आएगी, तब ये सिचुएशन होगी। मतलब यहां यदि हम एक और कंडीशन लिखने की कोशिश करें कि r प्लस अपॉन r माइनस, यदि 0.225 से बड़ा, ये वैल्यू यदि, एक सेकेंड, ये वैल्यू यदि ये वैल्यू यदि 0.225 से बड़ी या बराबर है और 0.414 से छोटी है, तो मुझे बताओ शेप कैसा होगा। और अगर आपका जवाब ये है कि इस वक्त तक वो आपका 4 से घेरे घिर रहा होगा, यानी शेप होगा टेट्राहेड्रल, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस वक्त तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, इसी पर ऐसा दिखाई देगा। और फिर इसके जैसे यहां क्या था, यहां ये सिचुएशन थी जो शुरुआत वाली पहली सिचुएशन थी, ये यहां से दिखाई देनी चालू हुई, और कब तक दिखाई देती रही, कब तक दिखाई देती रही, जब तक अगली लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ गई। ये यहां से चालू हो गई, और कब तक दिखाई देती रही, जब तक ये अगली वैल्यू नहीं आ गई। ठीक है, यहां पर आपका अब शेप क्या होगा, तो देखो इधर शेप दो चीजों पर डिपेंड करता है। यदि 0.414 आ गई, कुछ नहीं दिया है आपको, कुछ नहीं दिया है, तो आपको यहां कोऑर्डिनेशन नंबर माननी है 6। मतलब 4 बॉलें ये, एक बॉल ऊपर, एक बॉल नीचे, और शेप कह देना है ऑक्टाहेड्रल, अगर कुछ नहीं पता तो। और यदि यहां आपको स्पेशली कह दिया जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आपको यहां जो शेप मानना है वो मानना है स्क्वायर प्लेनर। देखो वही पुराना वीबीटी वाला,
शेप कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। ये है रेडियस रेशियो किसका? जब आपकी वैल्यू 0.414 है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात करते हैं कि यदि ये 0.414 से आगे और कैटायन बड़ा हुआ तो क्या होगा? ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, अगली वीडियो में बड़ा हो जाएगा ये।